दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं तो आप लोगों के निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने वाले हैं। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हिस्ट्री के सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस वीडियो को दोस्तों बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। देखिए टर्मोलॉजी से तो क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। इसके अलावा देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पर कि आप लोग ये पूरा का पूरा जो मैंने पीडीएफ बनाया है दोस्तों, पूरा कंपाइलेशन 6 से लेकर के 12 तक हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हैं, जितनी की जितनी टर्मोलॉजी थी, वो सारी की सारी टर्मोलॉजी, जैसे कि मेहुआ क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें डाली हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि इसमें देखिए मैंने जो क्रोनोलॉजी यूज़ की है, इसका सीक्वेंस जो मैंने यूज़ किया है, यहाँ से भी प्रत्यक्ष तौर पर क्वेश्चन है वो आप लोगों के फंसेंगे। इसके अलावा जितनी भी मैंने जो टर्म्स थे जो कि एनसीईआरटी में यूज़ किए गए थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर रखा है। उनका क्या मतलब होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और ना केवल यूपीएससी बल्कि पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले तो हम लोग चलते हैं कि इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। और इन वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। वैसे तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम के जो पेड मेंबर हैं उन लोगों के लिए पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इस बार मैं आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग इस तरह की वीडियो को अगर आप लोग अपना प्यार देंगे तो इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्टों पर लेकर के आऊँगा, जैसे कि साइंस हो गई या एनर्जी टॉपिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जिससे आप लोग और भी अच्छे से 10 से 15 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा सही कर सकें। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैपिंग के हो गए, जहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या आती है और जहाँ से क्वेश्चन की आने की संभावनाएं सबसे प्रबल हैं इस बार, तो वो सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जैसे देखिए 2016 में यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था अरघट्टा से। तो इसका अर्थ होता है देखिए दोस्तों, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त होने वाला एक तरह से जल चक्र। तो इसी वजह से हमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगाने चाहिए। और मैंने इस नोट्स को बनाते समय इसका बहुत विशेष ध्यान रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। जैसे 2016 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था अरघट्टा से, तो ये पता है इसका ये आंसर होगा। जिसने ये किया होगा वो डेफिनेटली 2025 अगर आपने पेपर दिया है, दो यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन हूबहू फिर से पूछ लिया गया कि अरघट्टा नामक उपकरण जो है वो क्या है। अभी आपको पहचानना था। जो दोस्तों इस वाले पीवाईक्यू को लगा के गया होगा वो डेफिनेटली इसको सही कर देता कि देखिए अरघट्टा किसे कहते हैं। और देखिए मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं वो मैंने कवर की हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पर मैंने भी लिखा होगा इस अरघट्टा के बारे में। तो देखिए कितना डिटेलिंग में मैंने, जैसे अरघट्टा क्या है, तो इसे बाबरनामा में भी ये बहुत विस्तारित से इसका वर्णन किया गया है। ये फारसी चक्र भी इसको बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर मैंने चित्र भी बना दिया। जैसे आप देखेंगे कि एक पहिया होता था, इसमें मिट्टी के पात्र लगे रहते थे और किसी जानवर के द्वारा, बैल या फिर अन्य जानवरों के द्वारा इसे घुमाया जाता था। जब ये घूमता था दोस्तों, तो जब ये घूमता था तो साथ में अपने साथ में पानी नीचे से लेकर के आता था, जिससे हम सिंचाई कर लेते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ेंगे। आप देखिए अगर यूपीएससी यहाँ पर अरघट्टा से क्वेश्चन पूछी है, क्या वो एनसीईआरटी में ही यहाँ पर ढेकली से क्वेश्चन दिया रखा है, मतलब ढेकली के बारे में बताया गया है, मशक के बारे में बताया गया है, कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जब उसने यहाँ पर एक तरह से अरघट्टा से क्वेश्चन पूछा है तो सिंचाई के और साधनों से भी क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ सकता है। तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं जो सिर्फ पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान रखा हूँ। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बहुत मेहनत लगी है। जैसे देखिए हुंडी के बारे में पूछा है। ये हुंडी क्या होता है एक तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बारे में यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी इस क्वेश्चन के इस यहाँ से पूछा गया है। जैसे पीसीएस में ये नाना देसी और मणिग्रामम है दोस्तों। ये क्या होते थे, मणिग्रामम या फिर नाना देसी एक तरह से ट्रेड यूनियन थे, जैसे कि बहुत पावरफुल ट्रेड यूनियन थे जो व्यापार करते थे। ना केवल ये भारत में व्यापार करते थे बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक ही व्यापार करते थे, और जो दक्षिण भारत से संबंधित हैं ये दो काफ़ी प्रमुख थे। ठीक है, इसी तरह से बंजारे, देखिए यहाँ से बंजारे से भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि हर साल 2 क्वेश्चन हैं टर्मिनोलॉजी से आ जाते हैं प्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने अरघट्टा से देखा। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन देखिए टर्मिनोलॉजी से आया। आप लोग देखेंगे 2016 में एक टर्मिनोलॉजी से आया अरघट्टा, ये 2016 में पूछा गया है। 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बंजारे क्या है। देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से आ रहे हैं, और अप्रत्यक्ष तौर से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे देखिए बंजारे कौन थे, एक प्रकार के व्यापारी थे, मतलब ये
एक तरह से घुमंतु व्यापारी थे, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते थे दोस्तों। विशेष तौर पर जहाँ पर युद्ध होता था ना, तो ये अपने साथ बहुत बड़ा अनाज लेकर के चलते थे। जहाँ युद्ध होता था उससे कहते थे भैया अनाज लोगे? अनाज लोगे तो अनाज दे देते थे, वो उनसे बड़ी मात्रा में सोना चांदी ले लेते थे। तो जहाँ पर भी बंजारे रुकते थे, इसी वजह से देखते हैं जिन टीलों पर बंजारे लंबे समय तक रुकते थे, वहाँ से आज भी सोना चांदी निकल आता है खोद करके। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो आप देखेंगे बंजारे क्या होते थे, एक तरह से व्यापारी होते थे, बड़ी मात्रा में अपने साथ काफिले में ही अनाज लेकर के चलते थे। जैसे देखिए यहाँ पर इनके काफिले को जो टांडा है वो कहा जाता था, ये एनसीईआरटी के अंदर बताया गया। तो मैंने सारी चीजें इसके अंदर लिख दी हैं। जैसे जीन से काबिल, ये पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने जीन से काबिल एक सर्व जो बहुत ज़्यादा उपज, जैसे कि आज क्या होती है, जैसे दोस्तों फसलें जो होती हैं, जो हम लोग जिन्हें हाइब्रिड वाली फसलें बोल देते हैं, हाइब्रिड फसल जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती हैं, उसी तरह से उस समय भी इस तरह की फसलें जो ज़्यादा उत्पादन करती थी, बहुत सर्वोत्तम बीज हुआ करते थे, उनके लिए जीन से कामिल के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह की जो शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी हैं, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछी जाती हैं। इन सभी के बारे में, जैसे देखिए मीर बख्शी है, ये पीसीएस, आईएएस सभी में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन था सैन्य विभाग का ये प्रमुख होता था भैया? ओके, और सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। ये मनसबदारी के बारे में पीसीएस, आईएएस सभी में पूछा गया है। मनसबदारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, ओके। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर देखिए भूमि का वर्गीकरण, जैसे पोजल भूमि, ये परौती, चांचर, बंजर भूमि है, एक कौन सी भूमियाँ होती थी, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया दोस्तों। ये पीडीएफ को पढ़ने में हार्डली आपको मुश्किल से 22 से 25 मिनट का समय लगेगा। आप लोग जब आपका पेपर होने वाला होगा उससे एक दिन पहले भी पढ़ लीजिएगा और अभी भी पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू का देखते हैं। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे 2019 में पूछा गया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया रखा है कि आमिल के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आमिल, आमिल कौन होते थे दोस्तों? जो राजस्व का संग्रहण करते थे। यानी कि एक ये ऑप्शन क्या है, सही है। और तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसमें पहला दिया रखा है, इसमें दिया रखा है और इसमें दिया रखा है, यानी कि तीसरे वाले में तो एक दिया नहीं रखा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 100% हमारा क्या है, एक तरह से सही है। आगे देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता व्यवस्था, यहाँ पर किससे एकता व्यवस्था? अब एकता व्यवस्था से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी दोस्तों। ये स्वदेशी कहाँ थी? हम लोग पश्चिम एशिया से शायद ये व्यवस्था हम लोग लिए थे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया भाई? गलत हो गया। यानी कि डेफिनेटली दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और जिसमें एक होना चाहिए तीसरा वाला इसलिए गलत हो गया भाई क्योंकि इसमें एक नहीं है। तो डेफिनेटली पहला सही हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाने में आप सक्षम है, क्योंकि आप जानते हैं आमिल किसे कहते हैं, और मैंने इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप लोग लगाएंगे इसी तरह से। देखिए जो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर नाम दिए रखे हैं कि इनमें से आपको बताना है कि कौन इतिहास वीर गाथाओं को कंठस्थ करते थे। कंठस्थ मतलब इनका काम होता था याद करना उनको और फिर बताना। कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो जो मागध होते थे दोस्तों, तो वो राजा रानियों की कहानियाँ, वीर गाथाएं इनको कंठस्थ करते थे, सुनाते थे। ये मागधों का काम होता था। इन सभी चीज़ों को आज मागध से पूछा या कल जो परिव्राजक या अग्रहारिका जो है इनसे क्वेश्चन या फिर श्रमण से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं कि जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो यहाँ पर दे रखी हैं दोस्तों। ये तो एआई से बना हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन जितने भी दिए रखे थे उसमें से एक निष्कर्ष निकाला गया है, तो वो यहाँ पर डाल दिया। लेकिन जो मैं एनसीईआरटी से खुद अपने हाथों से बनाया हूँ दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हुंडी दिया रखा है, मैंने अभी आपको बताया भी था। हुंडी क्या होता है दोस्तों? एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या है कि मुझे सामान बेचना है या फिर खरीदना है, तो मुझे सामान खरीदना है, लेकिन मेरे पास मैं पैसा ले जाना उतना सेफ नहीं है, ऐसा है। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, 1,000 रुपये हैं, तो मैं इस जिस व्यक्ति को दे दूंगा, तो वो व्यक्ति है इसको रख करके मुझे व्यापार संपन्न हो जाएगा, वो 1,000 रुपये का हमको सामान दे देगा, या मेरा व्यक्ति जो भी जाएगा उसे सामान दे देगा। तो इसका मतलब है कि एक तरह की रिसिप्ट है इसमें। इसका मतलब है कि हाँ 1,000 रुपये का सामान, 1,000 रुपये तो मैं हमें देने हैं एक तरह से। तो वो एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कोई एक लीगल करेंसी नहीं है। ये एक तरह से ट्रस्ट पर आपस में एक दूसरे के ट्रस्ट पर ही आधारित होता था। जैसा कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने हुंडी जारी करके आपसे सामान मंगा लिया।
तो ट्रेड हमारा हो गया। ओके, ये यानी कि जो पर्सनल हमारा साख होता था, क्रेडिट होता था, उसके आधार पर ये व्यापार ऊपर चलता था। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर भी दे रखी है, यहाँ पर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने ये लगभग में सभी वहाँ पर भी इंक्लूड होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं कहीं ना कहीं, तो लगभग में सभी मैक्सिमम इंक्लूड होंगी। ओके, तो इनको भी देखना चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने बनाई है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं डाली हैं, उसी क्रम में भी पढ़ना है। जैसे देखिए, अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा की बात करें, मेहुला, ए पीसीएस आईएस सभी में शब्द के बारे में पूछा गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेहुला के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें डाली हैं जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर हम लोग जो हड़प्पा लोकेशन की बात करें, जो लोकेशन है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है और किस तरह से याद करना है। जैसे देखिए, आप देखेंगे सबसे उत्तरी लोकेशन जो है वो सुर्तगही है, जो अफगानिस्तान में, लेकिन भारत में बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर है। इसी तरह से सबसे पश्चिमी की बात करें तो जो सुतका गेंडोर है, जो दासक नदी है ना दोस्तों, वहाँ पर है, ये बलूचिस्तान के अंदर। इसी तरह से सबसे दक्षिणी लोकेशन की बात करें तो दायमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर। ये जो पबरा रिवर है ना, जो गोदावरी की सहायक रिवर है दोस्तों, उस पर ही अवस्थित है। इसी तरह से मेरठ, आलमगीरपुर जो दोस्तों है मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर पड़ता है, ये हिंडन रिवर पर अवस्थित है। तो इसी तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, गोरखपुर के पास में लोकेशन दे दी थी और बोला था कि ये हड़प्पा की लोकेशन है। अब आपको पता है कि हड़प्पा की लोकेशन तो मैक्सिमम मेरठ तक ही थी। अब भैया गोरखपुर तो एकदम पूर्वी, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, और मेरठ कहाँ भाई, पश्चिमी यूपी में ही पड़ जाता है। तो वो ऑप्शन क्या था, गलत था। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर केवल और केवल ट्रिक से दोस्तों काम नहीं चलता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि केवल मैं ट्रिक देख लूंगा और मैं क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। आपका जो बेसिक आपने, अगर जो लोग बेसिक आपका पढ़ के रखे हैं, जो अपना बेसिक अगर आपका क्लियर है, और प्लस अगर आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं, तो आप बहुत आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल और केवल आप ट्रिक्स पर जाएंगे दोस्तों, तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। जब आपको जब उसका आंसर पता होगा तभी ट्रिक भी काम करता है। जब आपको उसका आंसर नहीं पता होगा तो ट्रिक भी काम नहीं करेगा। तो ट्रिक तभी सटीक बैठता है जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बेसिक चीज़ें पढ़ के जाइए, आप लोग ट्रिक लगाइए, आप लोग उसके आधार पर आप लोग सोचेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें डाली हैं। जैसे देखिए, हड़प्पा काल की बात करें तो जैसे मंदिर का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है, बहुत बार पूछा गया है। पीसीएस आईएएस सभी इसमें पूछा गया है। लोहे और घोड़े के बारे में बहुत बार पूछा गया कि लोहा और घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं है हड़प्पा में। ये प्राकृतिक या प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी, पशुपति, लिंग और योनि की अग्नि, जो अग्नि की वेदिकाएं हैं वो हमें कालीबंगा लोथल से मिलती हैं। इसी तरह से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से। धौलावीरा से जल संचयन, ये यूपीएससी में पूछा गया है। पीसीएस में कई बार पूछा गया है धौलावीरा के बारे में कि यहाँ पर जल संचयन प्रणालियाँ हैं, नहर व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं दोस्तों। ना केवल यहाँ पर कुछ लोकेशन, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है वो, बल्कि उसके अलावा भी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके अप्रोच बना सकती है, जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पेपर है वो आसानी से निकल जाए। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे क्वेश्चन, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, क्वेश्चन आया था देखिए 2024 में। जैसे आप लोग देखेंगे रिसेंटली क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पर उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। और इसी तरह से उपनिषद जो हैं उनमें कोई भी नीति कथा, यानी कि जो पर बॉल जो है वो नहीं है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि देखिए उपनिषदों के जो उपनिषद होते थे एक तरह से, उनके अंदर जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेद, वेद में क्या है, जो कर्म, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेद, वेद में क्या है, जो कर्म कांड के बारे में बताया गया, यज्ञ के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, कर्म कांड और यज्ञ के बारे में बताया गया है विशेष तौर पर। और सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो क्या है, ऋग्वेद है। उपनिषद की बात करें तो आप देख सकते हैं, उपनिषद की बात करें तो दोस्तों, इसे वेदांत भी बोला जाता है, वेदों का अंतिम भाग भी बोला जाता है उपनिषदों को। ये बाद में आते हैं। वेदों के सार भी, हम उपनिषद को वेदों का सार बोल सकते हैं। इसमें ज्ञान, आत्मा, ब्रह्मचर्य, इस तरह की चीज़ों पर एक तरह से फिलॉसफी जो होती है, दार्शनिक पार्ट होता है, उसके रूप में हम उपनिषद को देख सकते हैं। उपनिषदों के बाद में जो पुराण होते हैं दोस्तों, टोटल 18 इनकी संख्या है। इनमें एक तरह से वंशावली, राजा रानियों के जो चरित्र होते थे, या फिर देवी देवताओं की कथा होती थी, उनके बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना हमारा पुराण देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आसानी से आप लोग क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग पढ़िएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, बलि किसे कहते थे, इनके बारे में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जन और विश्व शब्द का उपयोग किया गया है, जो एक तरह से कबीले और समुदाय को इंडिकेट करता है। राजन की बात करें तो राजन जो शब्द जो है दोस्तों, वो कबीले का प्रधान जो होता था उसे राजन बोलते थे। लेकिन इसकी जो पावर होती थी वो संस्थाओं के द्वारा कंट्रोल होती थी। संस्थाएं, दो तरह की संस्थाएं हमें वैदिक काल में देखने को मिलती हैं, एक सभा और दूसरी समिति। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेटर देन और लेस देन के भी मैंने सिंबल यूज़ किए हैं बीच बीच में। तो आप देखेंगे कि जो समिति जो होती थी दोस्तों, ये व्यापक होती थी, मतलब बड़ी समिति होती थी। वहीं सभा जो थी ये छोटी थी अपेक्षाकृत। सभा जो थी ये मानी जाती है कि संभवतः ये वृद्धों की या फिर अभिजात वर्गों की एक छोटी सभा थी, और वहीं समिति एक व्यापक बड़ी सभा थी, जो आम लोग या फिर सामान्य लोगों की लोकसभा के रूप में इसे देखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्ण हैं वो यहाँ पर उभर कर के सामने आते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे गोधली के बारे में भी बात की गई है, जो पशुधन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर। बलि क्या होता था दोस्तों, जैसे एज़ हम लोग गिफ्ट लेकर के जाते हैं, जैसे किसी का बर्थडे होता है, फंक्शन होता है, शादी होता है, तो हम लोग नहीं लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर के जाते हैं। उसी तरह से राजा के लिए गिफ्ट दिया जाता था। पहले ये स्वैच्छिक था, स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन बाद में जाकर के अनिवार्य हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पीसीएस में, आईएएस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर इन्हें देखेंगे, जैसे समाहर्ता, हम आते तो यूपीएससी में भी पूछा गया है। समाहर्ता, इस तरह के जो और नाम हैं वो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। श्रेणी किसे कहते थे दोस्तों, जो व्यापारिक संघों को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे कि एकता व्यवस्था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एकता व्यवस्था, फवाजिल जो है, ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोस्तों बताई हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मीर बख्शी, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था। तो आप देख सकते हैं कि मीर बख्शी कौन था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, और एक तरह से मनसबदार होते थे, उनकी भर्ती, वेतन वेतन कितना होगा वो सब ये निर्धारित करता था एक तरह से। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों, मतलब पीडीएफ बनाई गई है, इसको आप लोग पढ़िएगा। देखिए जैसे मागध के बारे में, मागध कौन होते थे दोस्तों, तो ये राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को जो कंठस्थ करते थे उनको हम लोग मागध या फिर सूत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अन्य इनका क्या अर्थ है वो भी यहाँ पर दिया रखा है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अपना चैनल है क्लब आईएएस, आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं दोस्तों।